सर, इस कमरे में भी एक औरत की लाश पड़ी है जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल की है। उसके माथे पर एक गोली और सीने पे भी एक गोली मारी गई है। ठीक है, तुम इन सारे कमरों को अच्छे से चेक करो। हो सकता है कातिल का कोई सुराग मिले। और उस नौकरानी को देखो कहाँ है, उससे पूछताछ करो जिसने हमें कॉल किया था। जी सर। इस कमरे में भी एक लाश पड़ी है। उस लड़की की उम्र लगभग 20 साल है। एक गोली माथे पे और एक गोली सीने में लगी है। सर, इधर वाले कमरे में एक लड़की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस लड़के की उम्र लगभग 22 साल है सर। एक गोली माथे पर और एक गोली सीने पर लगी है सर। ठीक है रवि, तुम एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाओ और इन सारी डेड बॉडीज को ना पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। दोस्तों, ये घटना 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार की है। एक ही घर से 4 लाशें निकलती हैं, वो भी एक ही परिवार की। दोस्तों, इन सभी की गोली मारकर हत्या की गई है और गोली भी समान तरीके से मारी गई है। घर का मुखिया अभी भी मौका वारदात पे मौजूद नहीं है। आखिर कौन इतनी निर्मम हत्या को अंजाम दे सकता है? ये कोई अपना है या कोई पराया? जानने के लिए आइए देखते हैं आगे। क्या हुआ? कोई सुराग मिला कातिल का? नहीं सर, पर सरला से पूछताछ की है। वो इस हादसे से काफ़ी डरी हुई लग रही है। सरला का कहना है कि वो 9 बजे के आसपास हर रोज चौका बर्तन करने के लिए यहाँ आ जाती है, पर आज जब उसने मेम साहब को आवाज़ लगाई तो उनका कोई जवाब नहीं आया। ये देखने के लिए वो उसके कमरे में गई तो देखा कि शिल्पा की लाश पड़ी हुई है, जिसे देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर सबको बुलाने लगी। आस पड़ोस के लोग भी आकर इकट्ठा हो गए और देखा इस घर में और भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिसे देखकर उन्होंने हमें फ़ोन किया। उसने और कुछ नहीं बताया? सर, सरला का कहना है कि कहीं ये सब बड़े बाबू ने तो नहीं किया, यानी अमरेंद्र गुज्जर, जो कि शिल्पा का पति है। शिल्पा उसकी दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी से उसका बेटा था, पर उसने उन दोनों को घर से निकाल दिया क्योंकि अमरेंद्र शॉर्ट टेम्पर का भी है। अमरेंद्र और शिल्पा की अक्सर लड़ाई हुआ करती थी और बातों बातों में शिल्पा को वो तीसरी पत्नी लाने की धौंस भी देता था। सर, अमरेंद्र अपने पिता नरदेव गुज्जर, अपने छोटे भाई वीरेंद्र गुज्जर और उसकी पत्नी श्रावणी गुज्जर के साथ साथ एक गार्ड का भी कत्ल कर चुका है। जो अमरेंद्र गुज्जर इतना कुछ कर सकता है तो सर वो कुछ भी कर सकता है। कोई बात नहीं, अगर अमरेंद्र ने ऐसा किया है ना तो पुलिस की नज़रों से ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। लेकिन सर, कितनी अजीब बात है ना, हमें इस घर में जितनी भी डेड बॉडीज मिली हैं, चाहे वो अमरेंद्र की पत्नी शिल्पा की हो, बड़े बेटे वरुण की, छोटे बेटे अरुण की या उसकी बेटी सौम्या की हो, सबको एक ही तरीके से मारा गया है। एक माथे पर गोली और एक सीने पर गोली। अब तो सच तभी सामने आएगा जब अमरेंद्र पकड़ा जाएगा और ये गुनाह खुद कबूल करेगा कि सारे मर्डर उसने खुद किए हैं। हाँ बिमलेश, बोलो। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, शहीद नगर में एक बिल्डिंग का काम चालू है, वहाँ पे भी हमें एक आदमी की डेड बॉडी मिली है। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पे पता चला है कि ये लाश अमरेंद्र गुज्जर की है। इसके माथे पे एक गोली और सीने पे एक गोली मारी गई। ओह माय गॉड। पर सर, सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अमरेंद्र की डेड बॉडी निर्वस्त्र है, उसके शरीर पे इतने कपड़े नहीं। ठीक है बिमलेश, तुम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज दो और उस जगह को सील कर दो ताकि वहाँ कोई जा ना पाए। ओके सर। क्या हुआ सर? केस और भी पेचीदा हो गया। अब तक तो हमें सिर्फ शक था सरला के बयान के अकॉर्डिंग कि खुद अपने फैमिली को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अमरेंद्र ही है, लेकिन अब उसकी भी डेड बॉडी मिलना, वो भी घर से दूर निर्वस्त्र, और उसे भी ठीक वैसे गोली मारी गई है, एक माथे पे एक सीने पे, ठीक उसके परिवार वालों की तरह। अब तो ये केस हमारे लिए सॉल्व करना और भी मुश्किल होगा, पर कोई बात नहीं। इस केस की तहकीकात अब हमें अपने तरीके से करनी होगी और अभी शुरू से। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शर्मा
इस दिल दहला देने वाली घटना में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक तो पुलिस वालों को यह शक था कि अमरेंद्र गुर्जर के परिवार का कत्ल खुद अमरेंद्र गुर्जर ने किया है। पुलिस वालों का शक करना भी जायज था, क्योंकि अमरेंद्र गुर्जर का पिछला रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अमरेंद्र गुर्जर ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बल्कि शराब का एक बड़ा कारोबारी था। बहुत से मकान उसके किराए पे थे। हर महीने किराए की एक मोटी रकम आती थी। पर जब अचानक अमरेंद्र गुर्जर की भी नंगी लाश पुलिस के हाथ लगती है तो उनकी उलझनें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो कहते हैं ना कि कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, पर नहीं, इस कहानी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस कहानी की तह तक जाने के लिए पुलिस वालों ने एक नए सिरे से छानबीन शुरू की, जिसके दरमियान अमरेंद्र गुर्जर की मां एक बयान देती है, जो बयान इस कहानी को एक अलग दिशा में ले जाता है। आइए देखते हैं वो बयान क्या है। 1997 में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसका इल्जाम अमरेंद्र के ऊपर लगा था। पर आपका बड़ा बेटा अमरेंद्र ऐसा क्यों करना चाहता था? प्रॉपर्टी के लिए। जी 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 रमन सेठ, शराब से लोडेड 3 ट्रक रवाना हो चुके हैं। अभी मैनेजर से बात हुई है, आप बेफिक्र रहिए, 2 घंटे में आप तक पहुंच जाएगा। रमन सेठ, इस बार पेमेंट थोड़ा जल्दी करवा दीजिएगा। थैंक यू। सुनो वीरेंद्र बेटे, जी जी पिताजी। ये धनराज सेठ के अलग अलग ब्रांड्स के ऑर्डर्स हैं जी हमें ही प्रोवाइड कराने हैं जी। उन्होंने स्पेशली मुझे बोला है, तो आई थिंक कि तुम अपनी निगरानी में इसे हैंडल करो, ताकि कोई भी मिलावटी मटेरियल ना जा पाए उनके पास। जी जी क्योंकि बिजनेस में सामने वाले के शर्तों पे खरा उतरना बहुत ज़रूरी होता है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए। जी, लो। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बिल्कुल बेटे, तुम्हारे जैसा होनहार बेटा भगवान हर किसी को दे। मेरे बाद ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर ही आने वाली है। अरे वाह वाह पिताजी वाह, कमाल है। मतलब अपने बड़े बेटे के होते हुए बिजनेस की सारी जिम्मेदारी छोटे बेटे को सौंप रहे हो आप, हैं? अरे अभी मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है? हमको तजुर्बा भी है, और वैसे भी आपके जाने के बाद तो सब कुछ हमारा ही होना है, हमारे बाद किसी और का। और ये वीरेंद्र तो अब अभी तक थोड़ा समझदार हुआ नहीं है, बिजनेस की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाएगा। मुझे तजुर्बा है, मैं अच्छे से निभा लूंगा पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। देखो अमरेंद्र, उम्र में तुम भले ही वीरेंद्र से बड़े हो, लेकिन सही मायने में बिजनेस को हैंडल करने का असली हकदार वीरेंद्र ही है, क्योंकि ये तुमसे ज़्यादा समझदार भी है और अच्छा तजुर्बा भी रखता है। अच्छा पिताजी, बात सुनो हमारी, हम यहाँ पर अपनी बुराई सुनने नहीं आए हैं, और ना हमको अपनी बुराई सुनने की आदत है। आप लोग जानते हो ना मुझे, हैं? देखो अमरेंद्र, मैं इस वक्त तुमसे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया, और वैसे भी मैं तुम्हें हर महीने खर्चे के पैसे देता हूँ ना, तो एंजॉय करो अपनी लाइफ। खामा क्यों परेशान हो रहे हो? देखो पिताजी, ऐसा है, मैं अब यहाँ पर आप लोगों का मूड जानने नहीं आया हूँ, मैं अपना हक मांगने आया हूँ, समझे? चुपचाप प्यार से मेरे को मेरा हक दे दो, नहीं तो मुझे अपना हक अपने तरीके से लेना आता है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है? और वीरेंद्र, तुम तो छोटे हो ना, तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, हैं? अभी पिताजी ने प्रूफ दिया था ना कि तुम ज्यादा समझदार हो। अगर तुम समझ गए हो तो पिताजी को भी समझा दो, हैं? समझाओ ना समझदार आदमी, समझाओ। क्या समझे हो? अरे समझाओ ना। जी भैया।
भैया हम लोग को गलत समझ रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। पिताजी एक काम करिए, ये सारा बिजनेस भैया को ही हैंडल करने दीजिए, मैं उनके साथ रहकर काम कर लूँगा। नहीं नहीं वीरेंद्र, मैं ऐसा गलत डिसीजन कभी नहीं ले सकता। अरे ये शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, ये क्या संभालेगा इतना बड़ा बिजनेस। मैंने अपना खून पसीना बहाकर इस बिजनेस को इस मकाम तक पहुंचाया है। अगर मैं इसकी धमकियों से डर के सब कुछ इसके हवाले कर दूं ना, तो 10 दिन भी नहीं लगेंगे, ये सब कुछ बेच के खा जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, देखते हैं ये क्या कर लेता है। अरे क्या मेरा कोई अधिकार ही नहीं है? एक छोटी सी बात मेरे बाप के दिमाग में नहीं घुस रही है। क्या करूं मैं? मतलब क्या कमी है मुझ में? अरे अमरेंद्र कुछ सोच सोच, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ सोच। एक काम करता हूं, अपने बाप को ही रास्ते से हटा देता हूं। ये सही रहेगा। अगर मेरा बाप मेरे रास्ते से हट गया तो सारी की सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक मेरे नाम हो जाएगी, और उस वीरेंद्र को तो मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। अरे नहीं, ये भी सही नहीं रहेगा। अगर बाप रास्ते से हट गया तो वीरेंद्र ऑटोमेटिक आधी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे देनी पड़ेगी उसको प्रॉपर्टी। ये भी सही नहीं रहेगा। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूं, मैं वीरेंद्र को हटा देता हूं। अगर वीरेंद्र, नहीं 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 नहीं, ये भी सही नहीं रहेगा। मेरा बाप ये होने नहीं देगा, वो मेरे रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होने ही नहीं देगा। क्या करूं मैं? किसको रास्ते से हटाऊं? बाप को हटाऊं कि भाई को? बाप को कि भाई को? किसको हटाऊं? किसी एक को तो रास्ते से हटाना ही होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो सपने देखे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। क्या करूं? बाप को कि भाई को? और इस तरह से उसने अपने छोटे भाई वीरेंद्र, उसकी पत्नी श्रावणी, दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी और जेल चला गया। मेरे छोटे बेटे के 3 बच्चे थे जो अनाथ हो गए, जिनकी परवरिश मैं और मेरे पति करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और बच्चे बड़े होते गए। दोस्तों, कैसी विडंबना है। ऊपर वाले ने इतना सुनहरा रिश्ता बना के भेजा भाई भाई का, ताकि मुसीबत के वक्त में एक दूसरे की विपत्ति बांट सके। पर आजकल ये रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित होकर रह गया है। जरा सोचिए क्या मंजर रहा होगा वो, जब एक बड़ा भाई अपने ही सगे छोटे भाई का कत्ल कर रहा होगा, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। क्या एक पल के लिए भी उसके हाथ कांपे नहीं होंगे? अमरेंद्र को लगा था कि वो अपने छोटे भाई का कत्ल करके सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस बन जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा अमरेंद्र को जेल हो गई। अमरेंद्र की मां वीरेंद्र के तीनों बच्चों को लेकर उसी घर में परवरिश करने की गुजारिश की अमरेंद्र से, जिसके लिए अमरेंद्र राजी भी हो गया। दोस्तों, समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। अमरेंद्र की फैमिली ने वीरेंद्र के बच्चों की परवरिश में हमेशा ही भेदभाव किया, जिसे उन बच्चों ने सहन भी किया।
और उसी माहौल में पले बढ़े। वीरेंद्र गुर्जर के पिताजी नरदेव गुर्जर ने वीरेंद्र के बच्चों को बिजनेस स्किल्स सिखानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि बिजनेस की बागडोर अमरेंद्र के हाथों में जाए। पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। अमरेंद्र के इतना सब कुछ करने के बावजूद वीरेंद्र के बच्चों को लेकर उसी घर में पालना क्या आपको उचित लगा? और मैं क्या करती साहब, मेरा कोई और दूसरा ठिकाना भी तो नहीं था। कहाँ जाती मैं? और उस घर के मुखिया यानी कि मेरे पति, वो अभी भी मेरे साथ थे। इसीलिए हिम्मत करके मैंने ये फैसला लिया। पर अचानक एक दिन सन 2003 में, यानी 6 साल बाद, अमरेंद्र जेल से छूटकर घर आ जाता है और फिर से हम सबके जीवन में आग लगा देता है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी कुर्बान करना पड़े। वो जो कुछ मांगता है उसे दे दीजिए, कि उसके सिर पर से खून सवार है। भूल जाओ, मैं भूल जाऊं दादी, किसी कीमत पर भी नहीं भूल सकता।